हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप्स आप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजिस नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की हमारी यूनिट नंबर 2 चल रही है। अब हम उसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिलेटेड। इसमें अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। चलो शुरू करते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना, मेजर करना और एनालाइज करना जो गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन में लगती है। ये प्रोसेस बिजनेसेस को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, जैसे कहाँ कॉस्ट कम करना है या कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है। इसमें कॉस्ट कंट्रोल का भी रोल होता है, जिसमें एक्सपेंसेस को मॉनिटर और मिनिमाइज किया जाता है। और प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के थ्रू ये पता चलता है कि बिजनेस का कौन सा सेगमेंट ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें। मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी ये कॉस्ट अकाउंटिंग से एक स्टेप आगे है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ना सिर्फ कॉस्ट के बारे में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देता है, बल्कि नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। ये जैसे प्रोडक्शन एफिशिएंसी या मार्केट के ट्रेंड्स हो गए। ये इंफॉर्मेशन प्लानिंग फ्यूचर स्ट्रेटजीज बनाने के लिए, कंट्रोलिंग यानी ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए यूज़ होते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप ब्रॉडर है क्योंकि ये बिजनेस को होलिस्टिक व्यू प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पहला पर्पस है मेजरमेंट। अगर हम पर्पस की बात करें, इसमें बिजनेस के परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, जैसे कॉस्ट, रेवेन्यू या एफिशिएंसी मैट्रिक्स। ये फाइनेंशियल डाटा जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट और नॉन फाइनेंशियल डाटा जैसे एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी दोनों को इंक्लूड करता है। मेजरमेंट का ये रोल बिजनेस को अपनी करंट पोजीशन और परफॉर्मेंस क्या एक्यूरेट पिक्चर प्रोवाइड करता है, जो डिसीजन मेकिंग के लिए फाउंडेशन है। फिर आता है कंट्रोल। दूसरा पर्पस है कंट्रोल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज़ बिजनेस ऑपरेशंस और एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए होता है। इसमें कॉस्ट को मॉनिटर किया जाता है और डेविएशन जैसे बजट से ज़्यादा खर्च को आइडेंटिफाई करके करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। ये कंट्रोल सिस्टम जैसे बजट्स या वेरिएंस एनालिसिस के थ्रू होता है। कंट्रोल का ये मैकेनिज्म इंश्योर करता है कि बिजनेस अपने फाइनेंशियल गोल्स के ट्रैक पे रहे। अल्टरनेटिव चॉइसेस की बात करें। तीसरा पर्पस अल्टरनेटिव चॉइसेस। ठीक है जी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बिजनेस को अलग अलग ऑप्शंस के बीच डिसीजन लेने में हेल्प करता है, जैसे एक प्रोडक्ट बनाना या खरीदें, ये कोई स्पेसिफिक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करें या कोई। ये इंफॉर्मेशन डिफरेंट सिनेरियो के फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल आउटकम्स को एनालाइज करती है ताकि मैनेजमेंट बेस्ट चॉइस सेलेक्ट कर सके। अल्टरनेट चॉइसेस का ये रोल स्ट्रेटेजिक डिसीजंस के लिए बहुत क्रिटिकल है। अब नेक्स्ट अगर हम स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें, अब स्कोप देखते हैं। पहला पॉइंट है कॉस्ट डिटर्मिनेशन। इसमें प्रोडक्ट्स, सर्विसेज या प्रोसेसेस के कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। ये इंक्लूड करता है रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स या प्रोसेस स्पेसिफिक एक्सपेंसेस। कॉस्ट डिटर्मिनेशन का गोल है हर प्रोडक्ट या सर्विस के एक्यूरेट कॉस्ट पता करना ताकि प्राइसिंग, प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी के डिसीजंस लिए जा सकें। ये प्रोसेस डिटेल्ड और सिस्टमेटिक होता है। ठीक है जी। सेकेंड आगे हम इसकी बात करें। दूसरा पॉइंट है कॉस्ट कंट्रोल। इसमें एक्सपेंसेस को मॉनिटर और रिड्यूस किया जाता है ताकि बिजनेस एफिशिएंट रहे। टेक्निक्स जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज़ होती है, जिसमें एक्सपेक्टेड कॉस्ट सेट किए जाते हैं और एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपेयर किए जाते हैं। अगर कोई डेविएशन होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक्शंस लिए जाते हैं। कॉस्ट कंट्रोल का ये एस्पेक्ट बिजनेस के फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आता है डिसीजन सपोर्ट। तीसरा पॉइंट है डिसीजन सपोर्ट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डाटा प्रोवाइड करती है जो प्राइसिंग यानी प्रोडक्ट का प्राइस सेट करना, प्रोडक्ट मिक्स, कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा फोकस करने हैं, और मेक और बाय डिसीजन यानी कुछ बनाएं या मार्केट से खरीदें, इनके लिए यूज़ होता है। ये डाटा फाइनेंशियल मैट्रिक जैसे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और नॉन फाइनेंशियल मैट्रिक्स जैसे मार्केट डिमांड दोनों को इंक्लूड करता है। डिसीजन सपोर्ट का ये रोल मैनेजमेंट को इन्फॉर्म चॉइसेस बनाने में हेल्प करता है। तीसरा या कह लो आपका जो फोर्थ पॉइंट है वो है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन।
इसमें बिजनेस के एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है। टेक्निक्स जैसे वेरिएंस एनालिसिस यानी एक्चुअल वर्सेस प्लान परफॉर्मेंस का डिफरेंस हो गया, और बजट्स के थ्रू ये इवैल्यूएशन दिखाता है कि बिजनेस अपने गोल्स अचीव कर रहा है या नहीं और कहाँ इंप्रूवमेंट्स चाहिए। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का ये एस्पेक्ट मैनेजमेंट को अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी के लिए क्रिटिकल है। फिर आता है लास्ट पॉइंट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग लॉन्ग टर्म गोल्स को सपोर्ट करती है। टेक्निक्स जैसे टारगेट कॉस्टिंग के थ्रू, जिसमें प्रोडक्ट का टारगेट कॉस्ट मार्केट ड्रिवन प्राइस के बेसिस पे सेट किया जाता है। ये प्लानिंग बिजनेस को एक्सपेंशन, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट या कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज के लिए गाइड करती है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का ये स्कोप लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग। अब बात करें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस की बिजनेस डिसीजन मेकिंग में। ये दोनों डिसिप्लिन्स बिजनेस को फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। चलो एक एक करके देखते हैं क्यों ये क्रिटिकल है। कॉस्ट एफिशिएंसी, पहला पॉइंट कॉस्ट एफिशिएंसी। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बिजनेस को कॉस्ट एंड सेविंग अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। इसमें अननेसेसरी एक्सपेंसेस को स्पॉट करके उनको रिड्यूस करने की स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, जैसे एफिशिएंट प्रोडक्शन मेथड्स या वेस्ट रिडक्शन। ये कॉस्ट एफिशिएंसी बिजनेस के प्रॉफिट मार्जिन्स को बढ़ाती है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। ये प्रोसेस बिजनेस को ये पता लगाने में हेल्प करता है कि कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस प्रॉफिटेबल है। इसमें हर प्रोडक्ट या सर्विस के रेवेन्यू और कॉस्ट को कंपैरिजन किया जाता है, ताकि मैनेजमेंट फोकस उन सेगमेंट्स पे करे जो ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस बिजनेस के रिसोर्स एलोकेशन और स्ट्रेटजी के लिए बहुत क्रिटिकल है। तीसरा पॉइंट है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डाटा डिसीजन जैसे प्राइसिंग, प्रोडक्ट का प्राइस सेट करना, एक्सपेंशन यानी न्यू मार्केट या प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना, या डिसकंटिन्यूएशन घाटे वाले प्रोडक्ट्स को बंद करना, इन सबको सपोर्ट करता है। ये डाटा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज के लिए फाउंडेशन देता है ताकि बिजनेस सस्टेनेबल ग्रोथ को अचीव कर सके। लास्ट पॉइंट है कंप्लायंस। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंश्योर करता है कि बिजनेस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जैसे गैप या आईएफआरएस के अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स बनाए। ये कंप्लायंस लीगल रिक्वायरमेंट्स और रेगुलेटरी बॉडीज़ के रूल्स के लिए ज़रूरी है। एक्यूरेट रिपोर्टिंग से पेनल्टीज अवॉइड होती हैं और स्टेक होल्डर्स का ट्रस्ट बढ़ता है। अब आगे चलते हैं डिस्टिंग्विशमेंट पे। अब बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डिस्टिंक्शन पे। कॉस्ट अकाउंटिंग का फोकस होता है कॉस्ट अकम्युलेशन यानी कॉस्ट को कलेक्ट करना, और एलोकेशन यानी कॉस्ट को प्रोडक्ट, सर्विसेज या प्रोसेसिंग में डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग में हर प्रोडक्शन स्टेज के कॉस्ट कैलकुलेट किए जाते हैं। ये एक स्पेसिफिक और टेक्निकल प्रोसेस है जो मेनली कॉस्ट रिलेटेड डाटा पे काम करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप ज़्यादा ब्रॉड है। ये ना सिर्फ कॉस्ट पे फोकस करता है बल्कि बजटिंग यानी फ्यूचर एक्सपेंसेस का प्लान, फोरकास्टिंग, फ्यूचर परफॉर्मेंस का प्रेडिक्शन और नॉन फाइनेंशियल मैट्रिक्स जैसे एम्प्लॉय परफॉर्मेंस या कस्टमर सेटिस्फेक्शन को भी इंक्लूड करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बिजनेस के ओवरऑल प्लानिंग, कंट्रोलिंग और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस के लिए डाटा को प्रोवाइड करता है। ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कॉस्ट अकाउंटिंग से अलग करता है। ठीक है जी। होप सो आपको ये वाला टॉपिक सारा क्लियर होगा। अब हम आगे चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारे मूव ऑन कर रहे हैं जो है मार्जिनल कॉस्टिंग, एंड इसके साथ आएगा ब्रेक इवन एनालिसिस। मार्जिनल कॉस्टिंग को पहले समझते हैं स्टूडेंट्स। चलो शुरू करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ। मार्जिनल कॉस्टिंग या जो हम वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहते हैं, एक ऐसी कॉस्टिंग टेक्निक है जिसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट जैसे डायरेक्ट मटेरियल, लेबर को प्रोडक्ट के कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है। फिक्स्ड कॉस्ट जैसे रेंट, सैलरीज को पीरियड कॉस्ट में माना जाता है और उनको इनकम स्टेटमेंट में डायरेक्टली राइट ऑफ किया जाता है, ना कि प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड किया जाए। ये अप्रोच शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़फुल है क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी का क्लियर पिक्चर देते हैं। अब कुछ इसमें की टर्म्स देखते हैं जो मार्जिनल कॉस्टिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। ये टर्म्स मार्जिनल कॉस्टिंग के कैलकुलेशन और एप्लीकेशंस को समझाने के लिए ज़रूरी है। चलो एक एक करके इनको देखते हैं, समझते हैं।
इसमें फर्स्ट आता है आपका मार्जिनल कॉस्ट। पहला टर्म है मार्जिनल कॉस्ट। ये वो एडिशनल कॉस्ट है जो एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने में लगती है। इसमें यूजली वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड होती है क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो ऑलरेडी फिक्स्ड होती है और एक यूनिट के प्रोडक्शन से चेंज नहीं होती। मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट शॉर्ट टर्म डिसीजंस जैसे प्राइसिंग या प्रोडक्शन वॉल्यूम के लिए बहुत क्रिटिकल है। दूसरा टर्म है कंट्रीब्यूशन। ये सेल्स रेवेन्यू से वेरिएबल कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचता है। फॉर्मूला की बात करें, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये कंट्रीब्यूशन दिखाता है कि हर सेल से कितना अमाउंट फिक्स्ड कॉस्ट कवर करने और प्रॉफिट जनरेट करने के लिए बचता है। ये एक की मैट्रिक है जो मार्जिनल कॉस्टिंग के डिसीजंस में यूज़ होता है। फिर आता है प्रॉफिट, यानी तीसरा टर्म है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ये कैलकुलेट होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स और ये परसेंटेज में दिखता है कि हर यूनिट सेल से कितना कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट और फिक्स्ड कॉस्ट के लिए मिलता है। ये रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करता है और बताता है कि सेल्स का कितना पोर्शन फिक्स्ड कॉस्ट कवर करने के बाद प्रॉफिट के लिए बचता है। अगर अब एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला यानी प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ये बताता है कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है मार्जिनल कॉस्टिंग में। पहले आप सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करके कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, फिर उससे फिक्स्ड कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो बचता है वो प्रॉफिट होता है। ये फॉर्मूला मार्जिनल कॉस्टिंग के कोर प्रिंसिपल्स को दिखाता है। होप सो आपको ये क्लियर होगा। अब आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट है अजम्पशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। अब बात करते हैं अजम्पशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग की। पहला अजम्पशन है कि टोटल कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल कंपोनेंट्स में सेग्रीगेट किया जा सकता है। फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्शन वॉल्यूम से चेंज नहीं होती, जैसे रेंट हो गया, जबकि वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ बदलती है, जैसे रॉ मटेरियल लगा लो। ये सेग्रीगेशन मार्जिनल कॉस्टिंग का फाउंडेशन है क्योंकि इसके बेसिस पे ही कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट, दूसरा अजम्पशन है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट के लिए कांस्टेंट रहती है। मतलब चाहे आप 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करें या 1000 यूनिट्स यानी 1000 यूनिट्स, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जैसे मटेरियल कॉस्ट पर प्रोडक्ट सेम रहेगी। ये अजम्पशन मार्जिनल कॉस्टिंग के कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करती है, लेकिन रियल लाइफ में ये हमेशा ट्रू नहीं होती। तीसरा अजम्पशन है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट अनचेंज्ड रहता है। मतलब प्रोडक्शन वॉल्यूम या मार्केट कंडीशंस के बदलने से सेलिंग प्राइस पे कोई असर नहीं पड़ता। ये अजम्पशन मार्जिनल कॉस्टिंग के एनालिसिस को स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाती है, लेकिन प्रैक्टिकल सिनेरियोज में प्राइसिंग पॉलिसीज चेंज हो सकती हैं। अब एक ना लाइन आई थी पेपर में, द टेक्निक ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन दैट गाइड्स इट्स एप्लीकेशंस। ये लाइन समराइज करती है कि मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक कुछ स्पेसिफिक अजम्पशंस पे बेस्ड है जो इसके एप्लीकेशन को गाइड करती है। ऊपर वाले अजम्पशन जो भी मैंने आपको करवाए हैं, फिक्स्ड वेरिएबल सेग्रीगेशन, कांस्टेंट वेरिएबल कॉस्ट, अनचेंज सेलिंग प्राइस, इस टेक्निक के फ्रेमवर्क को डिफाइन करते हैं। इन अजम्पशंस के बिना मार्जिनल कॉस्टिंग की कैलकुलेशंस कंसिस्टेंट नहीं होती। अब एक फिक्स्ड कॉस्ट के रिलेटेड अजम्पशन है। ये अजम्पशन कहती है कि फिक्स्ड कॉस्ट पूरे प्रोडक्शन वॉल्यूम के लिए कांस्टेंट रहता है। मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट माना जाता है, यानी ये प्रोडक्शन के लेवल के साथ चेंज नहीं होती विद इन अ रेलेवेंट रेंज। ये अजम्पशन इसलिए वैलिड है क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जैसे रेंट या सैलरीज शॉर्ट टर्म में स्टेबल होते हैं। इसे मार्जिनल कॉस्टिंग के एनालिसिस में फोकस वेरिएबल कॉस्ट पे रहता है। इसी कारण ये दूसरा अजम्पशन है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्शन के लेवल से इंडिपेंडेंट होता है और कांस्टेंट रहता है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। मतलब चाहे प्रोडक्शन छोटा हो या बड़ा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जैसे रॉ मटेरियल कॉस्ट सेम रहेगा। ये अजम्पशन मार्जिनल कॉस्टिंग के कैलकुलेशंस को प्रेडिक्टेबल और सिंपल बनाता है, लेकिन लार्ज स्केल प्रोडक्शन में इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इसको चैलेंज कर सकते हैं। अगेन तीसरा, ये अजम्पशन कहता है कि प्राइसिंग पॉलिसी में वॉल्यूम,
कंपटीशन या दूसरे फैक्टर्स की वजह से कोई चेंज नहीं होता। लेकिन ये लाइन क्लैरिफाई करती है कि एक लाइन गिवन थी कि मार्जिनल कॉस्टिंग एक्चुअली प्राइसिंग पॉलिसीज़ के बारे में कोई स्पेसिफिक अजम्पशन नहीं बनाती। प्राइसिंग डिसीजंस मार्केट कंडीशंस, कंपटीशन या वॉल्यूम के बेसिस पे वेरी कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम्पशन के रूप में कांस्टेंट प्राइसिंग को कंसीडर किया जाता है। ठीक है जी। अब द फॉलोइंग डिसीजन चॉइसेस आर वैलिड इन रिलेशन टू मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है जी, ये एक क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको हम करने जा रहे हैं। अब देखते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के डिसीजन चॉइसेस। पहला चॉइस है स्पेशल या वन ऑफ अपॉर्चुनिटीज का कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग इसमें यूजफुल है क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट पे फोकस करता है जो स्पेशल प्रोजेक्ट्स या वन टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए रेलेवेंट होते हैं। इससे मैनेजमेंट को ये पता चलता है कि कोई यूनिक अपॉर्चुनिटी फाइनेंशियली वायबल है या नहीं। ठीक है जी। दूसरा चॉइस है मेक और बाय डिसीजंस। मार्जिनल कॉस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट की कंपैरिजन करता है जो इंटरनली प्रोड्यूस करने में लगती है वर्सेस एक्सटर्नल सप्लायर से खरीदने की कॉस्ट के साथ। ये एनालिसिस मैनेजमेंट को ये डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि प्रोडक्ट बनाया जाए या खरीदा जाए बेस्ड ऑन कॉस्ट एफिशिएंसी। तीसरा चॉइस है कंपीटिंग अल्टरनेटिव एक्शंस के बीच सिलेक्शन। मार्जिनल कॉस्टिंग अलग अलग ऑप्शंस के फाइनेंशियल आउटकम्स को इवेल्युएट करती है, जैसे कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा प्रमोट करना या कौन सी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करना। ये कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे बेस्ट ऑप्शन चूज़ करने में हेल्प करता है। चौथा चॉइस है पेनिट्रेशन या डिस्ट्रॉयर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। मार्जिनल कॉस्टिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज जैसे पेनिट्रेशन प्राइसिंग यानी लो प्राइस टू गेन मार्केट शेयर या डिस्ट्रॉयर प्राइसिंग यानी कॉम्पिटिटर्स को एलिमिनेट करने के लिए लो प्राइस के लिए वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन का डाटा देती है। ये स्ट्रेटजीज मार्केट एंट्री या कंपटीशन के लिए यूजफुल है। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्वेश्चन है और ब्रेक इवन एनालिसिस का। पहले हम ब्रेक इवन एनालिसिस को समझ लेते हैं या पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी को समझते हैं। अब बात करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी की। ये फॉर्मूला यानी प्रॉफिट इनटू सेल्स डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो गलत था। ये ऐसे दिया हुआ था आपको पेपर में क्योंकि करेक्ट फॉर्मूला मार्जिन ऑफ सेफ्टी का था एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। यानी मैंने आपको मीनिंग भी बता दिया और इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बता दिया, लेकिन ये लाइन शायद इंडिकेट कर रही है यानी जो आपको दी हुई थी दैट इज प्रॉफिट इनटू सेल्स डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, जो दिया हुआ था पेपर में कि ये प्रॉफिट और पीवी रेशियो के थ्रू मार्जिन ऑफ सेफ्टी के कैलकुलेशन में सेल्स का रोल होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक मैट्रिक है जो रिस्क कुशन दिखाती है। ये फॉर्मूला गलती से माइट बी या उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था, इसलिए मैंने आपको ये ऐसे वैसे ही बता दिया। अब करेक्ट डेफिनेशन की बात करें तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ये दिखाता है कि एक्चुअल सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स के बीच का डिफरेंस कितना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताता है कि बिजनेस कितना सेल्स वॉल्यूम लॉस कर सकता है बिना लॉस में जाए। ये एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है जो बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को असेस करता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक फाइनेंशियल मैट्रिक है जो एक्चुअल या प्रोजेक्टेड सेल्स और ब्रेक इवन पॉइंट के बीच का डिफरेंस दिखाता है। ये बताता है कि बिजनेस कितना सेल्स या रेवेन्यू लॉस कर सकता है बिना लॉसेस फेस किए। ये मैट्रिक बिजनेस के रिस्क लेवल को मेजर करता है। ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब हम चलते हैं अपने ब्रेक इवन एनालिसिस पे। ब्रेक इवन एनालिसिस की हम अगर बात करें, ब्रेक इवन एनालिसिस एक टूल है जो ये कैलकुलेट करता है कि सेल्स वॉल्यूम कितना होना चाहिए जहां टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल हो जाए, यानी ना प्रॉफिट हो ना लॉस। ये एनालिसिस बिजनेस को ये समझने में हेल्प करता है कि मिनिमम कितना सेल करना है टू कवर ऑल कॉस्ट। ब्रेक इवन का ये कॉन्सेप्ट क्रिटिकल है प्लानिंग के लिए। अब ब्रेक इवन पॉइंट के डिटेल्स को देखते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां बिजनेस ना प्रॉफिट में होता है ना लॉस में। इसके दो फॉर्मूलास होते हैं, एक यूनिट्स में और दूसरा सेल्स वैल्यू में।
चलो इनको समझते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट का पहला फॉर्मूला है यूनिट्स में, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये बताता है कि कितने यूनिट सेल करने होंगे ताकि फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाए। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये फॉर्मूला प्रोडक्शन वॉल्यूम के डिसीजंस के लिए यूजफुल है। दूसरा फॉर्मूला है सेल्स वॉल्यूम में यानी सेल्स वैल्यू में ब्रेक इवन फाइंड करना, यानी फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ये बताता है कि कितना सेल्स रेवेन्यू चाहिए ताकि फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाए। पीवी रेशियो यानी कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड सेल्स परसेंटेज में होता है और दिखाता है कि सेल्स का कितना पोर्शन फिक्स्ड कॉस्ट कवर करता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की अगर बात करें, वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यानी एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स उसका फॉर्मूला है। ये दिखाता है कि बिजनेस के एक्चुअल सेल्स ब्रेक इवन सेल्स से कितने ज़्यादा हैं, जो एक रिस्क क्वेश्चन देता है। ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है बिजनेस के पास लॉस से बचने के ज़्यादा बफर है। अब एप्लीकेशंस और लिमिटेशंस की बात करते हैं। ये पीवी रेशियो का मैंने आपको दे भी दिया, ये भी हम कर लेंगे। अब एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें, अब देखते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के एप्लीकेशंस। ये टेक्निक बिजनेस के अलग अलग डिसीजंस में यूज होते हैं। चलो इन एप्लीकेशंस को देखते हैं। पहला एप्लीकेशन है प्राइसिंग डिसीजंस। मार्जिनल कॉस्टिंग ये डिटरमाइन करता है कि मिनिमम प्राइस क्या होना चाहिए जो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर सके। ये प्राइसिंग स्ट्रेटजीज जैसे कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग या पेनिट्रेशन प्राइसिंग के लिए डाटा देता है। दूसरा एप्लीकेशन है प्रॉफिट प्लानिंग। अगर हम प्रॉफिट प्लानिंग की बात करें, मार्जिनल कॉस्टिंग सेल्स वॉल्यूम के चेंजेस का प्रॉफिट पे इम्पैक्ट असेस करता है। जैसे अगर सेल्स बढ़ते हैं या घटते हैं तो कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट कैसे चेंज होगा, ये एनालिसिस देता है। ये प्लानिंग के लिए क्रिटिकल है। फिर आता है कॉस्ट कंट्रोल। तीसरा एप्लीकेशन है कॉस्ट कंट्रोल। मार्जिनल कॉस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट की एफिशिएंसी पे फोकस करता है ताकि मैनेजमेंट इनको मॉनिटर और ऑप्टिमाइज कर सके। ये कॉस्ट सेविंग अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अब लिमिटेशंस की अगर हम बात करें, अब बात करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के लिमिटेशंस की। हर टेक्निक की तरह इसे भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो समझने ज़रूरी है। चलो इनको देखते हैं। पहला आता है इग्नोरिंग फिक्स्ड कॉस्ट। पहला लिमिटेशन है कि मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्टिंग में इग्नोर करता है, जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस के लिए अनसूटेबल है। फिक्स्ड कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट मानकर इनकम स्टेटमेंट में राइट ऑफ किया जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फिक्स्ड कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन यहाँ कह लो इसीलिए ये टेक्निक शॉर्ट टर्म डिसीजंस के लिए ज़्यादा सूटेबल है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कांस्टेंट वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा लिमिटेशन है कि ये कांस्टेंट वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स प्राइसेस अज्यूम करती है। रियल लाइफ में वेरिएबल कॉस्ट इकोनॉमीज ऑफ स्केल या मार्केट चेंजेस की वजह से वेरी कर सकती है और सेल्स प्राइसेस भी कंपटीशन या डिमांड के बेसिस पे चेंज होते हैं। ये अजम्पशन प्रैक्टिकल सिनेरियोस में चैलेंज हो सकती है। अब नॉन कंप्लायंस की बात करें, तीसरा लिमिटेशन है कि मार्जिनल कॉस्टिंग गैप या आईएफआरएस के साथ एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए कंप्लायंट नहीं है। ये टेक्निक इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए है, लेकिन एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जो फिक्स्ड कॉस्ट को भी प्रोडक्ट कॉस्ट में इंक्लूड करती है, यूज होती है। इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज लिमिटेड है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग में। अब हम एक पीवी रेशियो का टॉपिक है उसको समझने जा रहे हैं, किस तरीके से पीवी रेशियो की कैलकुलेशन होती है। जो हमारा मेन टॉपिक है पीवी रेशियो कैलकुलेशन, ये रहा। अब बात करते हैं पीवी रेशियो के कैलकुलेशन की। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो या जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो भी कहते हैं जिसको, ये कंट्रीब्यूशन और सेल्स के रिलेशनशिप को मेजर करता है। ये बताता है कि सेल्स का कितना पोर्शन फिक्स्ड कॉस्ट कवर करने और प्रॉफिट जनरेट करने के लिए कंट्रीब्यूट करता है।
ये रेशियो परसेंटेज में होता है और प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के लिए की मैट्रिक है। अब एक स्पेसिफिक केस देखते हैं जिसमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 12,000 रुपये, एक्चुअल सेल्स 48,000 और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 8,000 है। ये डाटा देख के हमें पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, इसमें एक ऑप्शन थी जो इसका करेक्ट आंसर है। चलो इस कैलकुलेशन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप है की टर्म समझना। ये टर्म्स कैलकुलेशन के लिए फाउंडेशन देते हैं। चलो इनको देखते हैं। पीवी रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, जहां कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये रेशियो परसेंटेज में बताता है कि सेल्स का कितना पार्ट कंट्रीब्यूशन बनता है जो फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट के लिए यूज होता है। ये फॉर्मूला पीवी रेशियो के कोर को डिफाइन करता है। फिर एक इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ये दिखाता है कि एक्चुअल सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट से कितने ज़्यादा हैं, जो बिजनेस के रिस्क क्वेश्चन को इंडिकेट करता है। ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ये बताता है कि कितना सेल्स रेवेन्यू चाहिए ताकि फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाए और बिजनेस ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच जाए। ये फॉर्मूला पीवी रेशियो के यूज को दिखाता है। दूसरा स्टेप है ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करना। इसके लिए हम दिया गया डाटा यूज करते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। आपको जो मैंने अभी डाटा बोला है उसको यूज करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। एक्चुअल सेल्स इज इक्वल टू 40,000, यानी ये टोटल रेवेन्यू है जो बिजनेस ने जनरेट किया। ये डाटा मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन सेल्स के कैलकुलेशन के लिए बेस है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 8,000 है जो एक्चुअल सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स के डिफरेंस को दिखाता है। ये बिजनेस के फाइनेंशियल बफर को रिप्रेजेंट करता है। अब फॉर्मूला यूज करके ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअल सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी 48,000 माइनस 8,000 इज इक्वल टू 40,000। ये बताता है कि ब्रेक इवन पॉइंट पे 40,000 का सेल्स रेवेन्यू चाहिए ताकि बिजनेस ना प्रॉफिट में हो ना लॉस में। तीसरा स्टेप है कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना। ब्रेक इवन पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि प्रॉफिट जीरो होता है। चलो इसको डिटेल में देखते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट दैट इज इक्वल टू 12,000। ये इसीलिए है क्योंकि ब्रेक इवन पे सारा कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट कवर करने में जाता है और कोई प्रॉफिट नहीं बचता। ये वैल्यू पीवी रेशियो के कैलकुलेशन के लिए बेस बनेगी। अब फॉर्मूला है ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ये बताता है कि ब्रेक इवन सेल्स का कैलकुलेशन पीवी रेशियो के थ्रू होता है। इसमें कंट्रीब्यूशन और ब्रेक इवन सेल्स के रिलेशनशिप की है। ऊपर वाले फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया उसमें वैल्यूज डालकर 40,000 इज इक्वल टू 12,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ये इक्वेशन हमें पीवी रेशियो निकालने के लिए सॉल्व करनी है। अब सॉल्व करते हैं। पीवी रेशियो इज इक्वल टू 12,000 डिवाइडेड बाय 40,000 यानी 0.3 या 30%। ये बताता है कि सेल्स का 30% कंट्रीब्यूशन बनता है जो फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट के लिए यूज होता है। यानी इसका थर्ड ऑप्शन तो था 30% था, वो करेक्ट आंसर था। चौथा स्टेप है वेरिफिकेशन। हम एक्चुअल सेल्स के लिए कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करके चेक करेंगे कि कैलकुलेशन कंसिस्टेंट है या नहीं। वेरिफिकेशन का ये स्टेप एक्यूरेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्चुअल सेल्स के लिए कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू पीवी रेशियो इनटू सेल्स यानी 0.3 इंटू 48,000 दैट इज 14,400। ये बताता है कि एक्चुअल सेल्स से 14,400 का कंट्रीब्यूशन मिलता है। ये वैल्यू फर्दर वेरिफिकेशन के लिए यूज होगी। अब प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, 14,400 माइनस 12,000 दैट इज 2,400। ये बताता है कि एक्चुअल सेल्स से 2,400 का प्रॉफिट बनता है। ये प्रॉफिट मार्जिन ऑफ सेफ्टी के वेरिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, होप सो आपको ये क्लियर होगा। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी को वेरीफाई करते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। 2,400 को 0.3 से डिवाइड करो। ये वैल्यू गिवन मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी 8,000 से मैच करता है, जो कंफर्म करता है कि हमारा पीवी रेशियो 30% और कैलकुलेशन हमारी करेक्ट है। अब हम डिजायर्ड प्रॉफिट का एक टॉपिक है उसको करते हैं, ब्रेक इवन विद डिजायर्ड प्रॉफिट।
अब एक केस देखते हैं जिसमें हम डिज़ायर्ड प्रॉफिट 84,000 अचीव करने के लिए यूनिट्स कैलकुलेट करना है। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दिया गया जो हमें स्टेटमेंट थी, सेलिंग प्राइस 56 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 32 पर यूनिट और फिक्स्ड कॉस्ट 60,000। चलो इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस विद डिजायर्ड प्रॉफिट का मतलब है ये कैलकुलेट करना कि डिजायर्ड प्रॉफिट अचीव करने के लिए कितने यूनिट सेल करने होंगे। इसमें हम ब्रेक इवन के कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करते हैं टू इंक्लूड प्रॉफिट। फॉर्मूला है यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। इस सारे को डिवाइड करना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से। ये बताता है कि फिक्स्ड कॉस्ट और डिजायर्ड प्रॉफिट को कवर करने के लिए कितने यूनिट्स चाहिए जब कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट दिया हो। अब इस फॉर्मूले के कंपोनेंट्स को देखते हैं, चलो इनको डिटेल में समझते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट 60,000 है, जो वो कॉस्ट है जो प्रोडक्शन वॉल्यूम से चेंज नहीं होते। ये बेस कॉस्ट हैं जो हर हाल में कवर करना है। डिजायर्ड प्रॉफिट 84,000 है, जो बिजनेस अचीव करना चाहते हैं। ये टारगेट प्रॉफिट है जो कैलकुलेशन में इंक्लूड होगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कैलकुलेट होता है, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। 56 में से 32 माइनस कर दो 24। ये बताता है कि हर यूनिट सेल से 24 फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट के लिए कंट्रीब्यूशन होता है। अब फाइनल कैलकुलेशन करते हैं। चलो फॉर्मूले में वैल्यूज को डालकर यूनिट्स को निकालते हैं। फॉर्मूला में वैल्यूज डालते हैं। यूनिट्स इज इक्वल टू 60,000 प्लस 84,000 डिवाइडेड बाई 24। 1,44,000 यानी 1,44,000 को 24 से डिवाइड किया तो 6,000। ये बताता है कि 84,000 का प्रॉफिट अचीव करने के लिए 6,000 यूनिट सेल करने होंगे। ये कैलकुलेशन डिजायर्ड प्रॉफिट प्लानिंग के लिए बहुत क्रिटिकल है। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक अगेन ब्रेक इवन पॉइंट के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें हमने और समझनी है। वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, बट कुछ और भी चीज़ें हैं जो समझनी बहुत ज़रूरी हैं। ये सारा हमने कर लिया है। ऑलमोस्ट हमने सारा ही कर लिया। अब आपको कुछ जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं वो बतानी है, दैट आर रिलेटेड टू ब्रेक इवन एनालिसिस। ये हमारा सारा टॉपिक हो चुका है। सो बेसिकली एप्लीकेशंस भी हमने कर लिए हैं, मार्जिन ऑफ पीवी रेशियो भी हो गया। चलो यहाँ पे कोई बात नहीं, आप वैसे सुन लो अच्छे से। देखो ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ कंट्रीब्यूशन और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल होते हैं। इस पॉइंट पे कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होता क्योंकि कंट्रीब्यूशन पूरा फिक्स्ड कॉस्ट कवर कर देता है। ये ब्रेक इवन का कोर कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं जिसमें से बहुत क्वेश्चन आए हैं। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट सोल्ड के चेंजेस से अफेक्ट होता है। अगर यूनिट सोल्ड बढ़ते हैं तो कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है जो फिक्स्ड कॉस्ट को जल्दी कवर करता है। इससे ब्रेक इवन पॉइंट कम हो जाता है। और अगर यूनिट सोल्ड कम होते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ जाता है क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कवर करने में ज़्यादा टाइम लगता है। ब्रेक इवन पॉइंट वो सेल्स लेवल है जहां टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल होते हैं, यानी ना प्रॉफिट ना लॉस। ये कैलकुलेट होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट के थ्रू। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट जिसका फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, बताता है कि हर यूनिट कितना फिक्स्ड कॉस्ट कवर करता है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन है सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये बताता है कि हर यूनिट सेल से कितना अमाउंट फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट के लिए बचता है। ये ब्रेक इवन और प्रॉफिट कैलकुलेशन का की कंपोनेंट है। अगर यूनिट सोल्ड बढ़ते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट पे इम्पैक्ट पड़ता है। ज़्यादा यूनिट से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिलता है जो फिक्स्ड कॉस्ट को जल्दी कवर करता है। इससे ब्रेक इवन पॉइंट कम हो जाता है। और अगर यूनिट सोल्ड कम होते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट कवर करने में ज़्यादा टाइम लगता है, इससे ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ जाता है। ये डायनामिक्स ब्रेक इवन एनालिसिस के लिए बहुत क्रिटिकल है। अब अगर पीवी रेशियो की बात करें, पीवी रेशियो का फॉर्मूला है टोटल सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इस सारे को डिवाइड करना है टोटल सेल्स से। ये कंट्रीब्यूशन को सेल्स के परसेंटेज के रूप में दिखाता है जो बताता है कि सेल्स का कितना पोर्शन फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट के लिए कंट्रीब्यूट करता है। अब कंट्रीब्यूशन की बात करें, कंट्रीब्यूशन है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये बताता है कि सेल से वेरिएबल कॉस्ट कवर करने के बाद कितना बचता है।
ब्रेक इवन पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होता है, क्योंकि इस पॉइंट पे कोई प्रॉफिट नहीं होता और पूरा कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट कवर करने में जाता है। कंट्रीब्यूशन वो अमाउंट है जो हर यूनिट सेल फिक्स्ड कॉस्ट कवर करने के लिए कंट्रीब्यूट करता है। ये कैलकुलेट होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से। ये पर यूनिट कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन और प्रॉफिट एनालिसिस के लिए है। जब कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल हो जाता है तब कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचती है, जहां सारे कॉस्ट कवर हो जाते हैं लेकिन कोई प्रॉफिट नहीं बनता। ये पॉइंट बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को स्टार्टिंग पॉइंट देता है। ठीक है जी, होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब एक लाइन दी थी, जो ये लाइन मार्जिनल कॉस्ट को रेफर करती है, जो बताती है कि आउटपुट वॉल्यूम में एक यूनिट के इंक्रीज से एग्रीगेट कॉस्ट कैसे चेंज होता है। ये यूजुअली वेरिएबल कॉस्ट से रिलेटेड होता है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट वॉल्यूम के साथ चेंज नहीं होती। ये कॉन्सेप्ट मार्जिनल कॉस्टिंग के कोर आइडिया को रीइंफोर्स करता है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, अगर उसकी बात करें, सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये वो रेवेन्यू है जो फिक्स्ड कॉस्ट कवर करने और प्रॉफिट जनरेट करने के लिए कंट्रीब्यूट करता है। ये मैट्रिक मार्जिनल कॉस्टिंग में सेंट्रल है, क्योंकि ये प्रॉफिटेबिलिटी और कॉस्ट मैनेजमेंट का बेस देता है। अब देखते हैं कैसे कंट्रीब्यूशन मार्जिन को इंक्रीज किया जा सकता है। ये स्ट्रेटजीज बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है जी, चलो इनको समझते हैं। ये हमारा मैंने दिया भी हुआ स्लाइड में, हाउ टू इनहैंस कंट्रीब्यूशन। ये था मैंने, ये रहा इनहैंसिंग कंट्रीब्यूशन। ठीक है जी, सी देखो, पहली स्ट्रेटजी है सेलिंग प्राइस पर यूनिट को इंक्रीज करना। जब प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाया जाता है तो हर यूनिट से ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है, जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन को इंक्रीज करता है। लेकिन ये तभी वर्क करता है जब प्राइस इंक्रीज से सेल्स वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली कम ना हो। दूसरी स्ट्रेटजी है सेल्स मिक्स को चेंज करना। ये बेसिकली सेल्स मिक्सचर का ही आ गया, और ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स पे फोकस करना जो हायर पीवी रेशियो वाले हैं। इसमें उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है जिनके प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होते हैं और मार्केट डिमांड भी स्ट्रॉन्ग है। ये स्ट्रेटेजी कंट्रीब्यूशन मार्जिन को बढ़ाती है, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं। होप सो आपको जितना करवाया वो अच्छे से क्लियर होगा। कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। इवन रिवीजन सीरीज भी यूट्यूब पे चल रही है। अच्छे से क्लासेस को वॉच करो, नोट्स बनाओ, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। करते हैं आज का सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।